हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में MPSE 008 का सब्जेक्ट है और वो इस सब्जेक्ट के अंदर भारत में राज्य की राजनीति को पढ़ रहे हैं। ये विषय का नाम है, सब्जेक्ट का नेम है। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अंदर लास्ट ईयर जो सबसे आपका रिसेंट पेपर 2025 में दिसंबर में हुआ है, उस पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं और ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो अभी अपकमिंग जून 2026 में अपने एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि ये रिसेंट पेपर है। पेपर का नेचर की बात करें तो 2 घंटे का पेपर होगा। पेपर के मार्क्स की बात करें तो 50 मार्क्स का पेपर होता है। एडमिट कार्ड में आप सभी का 3 घंटे लिखा होगा, लेकिन वो गलत होगा एज ऑलवेज, जैसा कि हमेशा होता है। पेपर के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 2 सेक्शन में ये बट के आएगा। पहले 5 क्वेश्चन एक सेक्शन में है और दूसरे 6 से लेकर दूसरे सेक्शन में। इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन करना कंपलसरी है और इनमें से भी कोई भी 2 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। लास्ट का जो 5वां क्वेश्चन है आप कहीं से भी कर सकते हो। शब्दों की बात करें तो 400 शब्द तक आप सभी को आंसर कर लिखना है, यानी लॉन्ग आंसर रहेगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में राज्य राजनीति के अध्ययन के लिए लागू व्यवस्थित ढांचे का परीक्षण कीजिए। इसकी जब हम बात करते हैं, भारत में राज्य राजनीति के अध्ययन को लागू करने की जो सिस्टमेटिक यानी ढांचागत प्रणाली है वो बेसिकली क्या है। तो इसमें सबसे पहली बात, इसके अंदर हम क्या देखते हैं, हम एक ऐसे उपागम के बारे में पढ़ रहे हैं जो हमें भारत की राजनीति के बारे में लगातार जानकारी दे रहा है, बताता है कि भारत के अंदर राजनीति किस प्रकार से काम करती है और जिसमें समाज, जो भारत में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी स्थिति जो है वो कैसे धीरे धीरे समय के अनुसार बदलती जा रही है। तो इन दोनों के बीच में जो ये संबंध है, एक तो भारत की राजनीति हमें जो जानने को मिल रही है और दूसरा लोगों की सोच कैसे धीरे धीरे क्या होती जा रही है, परिवर्तनशील होती जा रही है। इन दोनों के बीच में जो सामंजस्य स्थापित करना होता है, यही इसके अध्ययन का प्रणालीगत या फिर आपका ढांचेगत सिस्टम कहलाता है आप सभी का। तो इसमें प्रणालीगत ढांचे में 4 बातें मुख्य रूप से आती है। सबसे पहले नंबर पे आती है आपका इनपुट। इनपुट का मतलब होता है डिमांड्स या आपकी मांगे, यानी जब जनता क्या करती है, सरकार से अलग अलग मुद्दों की मांग करती है, जैसे रोजगार की, आरक्षण की, विकास की, अधिकारों की, जो सरकार से अपनी अपेक्षाएं रखती हैं, मांगे रखती हैं और सरकार फिर उन मांगों को धीरे धीरे क्या करती है, स्वीकार करती है, जो स्वीकार करने लायक होती है। समर्थन या सपोर्ट की बात करें तो इसके अंदर क्या आता है, इसमें जनता जो है चुनावों में कई बार भाग लेती है। चुनाव जब भी होते हैं किसी क्षेत्र में तो राजनीतिक पार्टियों के ऊपर दबाव डाले जाते हैं कि हमारी मांगों को पूरा करें, पहली बात। दूसरा काम क्या करती है ये कि जो हमारे जो एनजीओज हैं, जिसे हम अब एक तरीके से नागरिक समाज कहेंगे, नागरिक समाज के थ्रू ये क्या करती है, अपनी मांग को सामने रखती है। अपने फर्स्ट ईयर में नागरिक समाज के बारे में पढ़ा होगा, 003 वाले सब्जेक्ट में भी और फर्स्ट वाले में भी, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा। तो ये किस तरीके से जो हमारी मांगे हैं, उन मांगों को कैसे वैधता मिलती है, कैसे सपोर्ट मिलता है। उदाहरण के लिए किसान क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं और बाद में सरकार उनके लिए क्या करती है, नीतियों में बदलाव कर देती है। दूसरे नंबर पे आप सभी का आता है रूपांतरण की प्रक्रिया या कन्वर्सेशन। पहले मांग की थी, अब दूसरा क्या है आपका कन्वर्जन, रूपांतरण किया जाता है। इसमें राज्यों की संस्थाएं, सरकार, नौकरशाही, विधानमंडल शामिल होती है। ये लोगों को उनके जो भी मांग है उन मांगों को ऑब्जर्व करती है कि मांग की गई जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी जरूरी है, कितनी जरूरी नहीं है, ये याद रखना है। ये संस्थाएं जनता की मांग की नीतियों में बदलाव करती है। जैसे अगर कुछ चीज कमी हो सकती है, जैसे जनता ने ज्यादा चीजों की डिमांड करी, अगर कुछ कमी करी जा सकती है तो उसमें ये कमी करने का प्रयास करती है। ठीक है, याद रखना है। किसी राज्य में जैसे फॉर एग्जाम्पल बेरोजगारी का मुद्दा है, उस पर नई रोजगार की कोई योजना शुरू कर दी जाती है। दूसरे नंबर पे आपका आउटपुट आता है। अगला थर्ड पॉइंट है आउटपुट। आउटपुट में सरकार ने जो कानूनें बनाई है, जो योजनाएं बनाई है, उन योजनाओं को हम देखते हैं कि जनता के ऊपर किस तरीके से वो योजनाएं लागू हो रही है। तीसरी चीज में हम अपना फीडबैक देखते हैं। फीडबैक में अगली चीज में यह है कि भाई जो हमने योजनाएं लागू करी हैं वो योजनाएं पूर्ण रूप से ठीक है भी, अन्यथा नहीं है। आपको याद रखना है पूरी तरीके से क्या है, ये ठीक है भी या नहीं है, इसके अंदर ये फीडबैक के अंतर्गत आता है आप सभी का। आई होप आपको ये क्लियर होगा।
जनता की प्रतिक्रियाओं को इसमें क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। इसमें सरकार क्या करती है, अपनी नीतियों को सुधारने का उसको अवसर मिलता है और फिर क्या करता है, इसके अंदर योजना अगर उसमें कुछ सुधार करने लायक होता है योजना में, तो उन योजनाओं में सुधार कर दिया जाता है, अन्यथा नहीं करना होता तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अगला पॉइंट है आपका भारतीय संदर्भ की विशेषताएं। सामाजिक विविधता जैसे जाति, धर्म, भाषा, ये राजनीति को क्या करते हैं, हमारी भारतीय राजनीति को प्रभावित करती है। क्या क्या, जाति, धर्म, भाषा। इसीलिए जो भी हमारी मांगे होती है वो इनको ध्यान में रख के की जाती है या फिर इनको लेकर ही कई बार मांग की जाती है। दूसरे नंबर पे हमने देखा था कि जो सरकार का पक्ष है वो क्या करता है, जो मांग की गई है उसमें जितना बदलाव किया जा सकता है उसमें बदलाव करने की कोशिश की जाती है, इसमें ये है। और कई बार इसमें जैसे हमने कहा था नागरिक समाज की भूमिका, तो कई बार क्षेत्रीय राजनीतिक दल भी इसमें अपनी क्या करती है, भूमिकाएं निभाती है, ये ध्यान रखना है। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। सीमाओं की बात करें तो ये एक अनौपचारिक कारक है, जैसे जाति, पैसा, नेतृत्व है, पूरी तरीके से लोग इसको समझ नहीं पाते। इसके अलावा शक्ति जो है आसमान रूप से हमें इसके अंदर यूज होती हुई दिखती है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ ही लोग जो है वो पूरी तरीके से इस पर अपना नियंत्रण रखते हैं, ध्यान रखना आपसे। तो फिर निष्कर्ष डाल देंगे और फिर ये क्वेश्चन आप सभी का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी का जो है, इसमें आपसे पूछा गया है भारत में अंतरराज्य संघर्षों को समाधान करने के लिए संवैधानिक तंत्रों की। देखो अंतरराज्य संघर्ष क्या होते हैं, जो दो राज्यों के बीच में संघर्ष है, ठीक है। अंतरराज्य संघर्ष जो है दो राज्यों के बीच में, जैसे किसी कई बार जंगल को लेकर हो जाता है, नदी को लेकर हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा कई भी राज्य के अंदर भी जल को लेकर, सीमाओं को लेकर, संसाधन को लेकर विवाद होते रहते हैं और इसके लिए संविधान में कुछ विशेष प्रावधान किए गए, उन प्रावधानों के बारे में इसमें पूछा गया है। जैसे सबसे पहली बात अनुच्छेद 262 जो है, इसमें संसद को नदी जल विवाद पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है कि भाई अगर दो राज्यों के बीच में नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद है तो संसद उस पर क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। इसके तहत न्यायाधिकरण बनाए जाएंगे, यानी अलग से कोई आयोग भी बनाया जा सकता है जो पहले इसकी जांच करेगा, फिर पूरी तरीके से क्या चीज़ें जनता के लिए होनी चाहिए वो रिपोर्ट आएगी और फिर उसके बाद काम होगा, जैसे कि कावेरी जल विवाद का न्यायाधिकरण हुआ है। दूसरे नंबर पे सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 131 में राज्यों के बीच में विवाद का मूल क्षेत्र, अगर दो राज्यों के बीच में ए राज्य है कोई, दूसरा कोई बी राज्य है, अगर कोई विवाद है किसी बात को लेकर तो वो कहाँ जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। किसके अनुच्छेद 131 के अनुसार। और अंतिम जो है न्यायिक समाधान जो है वो बेसिकली क्या करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करता है, जैसे कई बार सीमा विवाद हो जाता है। इसके अलावा अंतरराज्य परिषद भी बनाया जाता है कई बार, जो राज्यों के बीच में संवाद का, सहयोग का मंच प्रदान करता है। राज्यों के जो भी मतभेद होते हैं उन मतभेदों को वो क्या करता है, बातचीत से सुलझाने का कार्य करता है। इसके अलावा आपका जोनल काउंसिल भी बना दिए जाते हैं क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग बढ़ाने के लिए, और इसके लिए सुरक्षा और आर्थिक मुद्दे, यानी कई बार उनमें लड़ाई झगड़ा मतभेद या फिर हम कहें तो एक दूसरे के ऊपर अटैक करने का सिस्टम होता है, तो जोनल काउंसिल बना दिए जाते हैं ताकि क्षेत्रीय स्तर पर उनके ऊपर कंट्रोल किया जा सके। अलग से वित्तीय आयोग बनाया जा सकता है, जैसे एक अलग से पॉइंट है आपका संसाधनों का न्यायाधिकरण वितरण करने के लिए और आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए, क्योंकि ज्यादातर राज्यों के बीच में विवाद जो है वो आर्थिक असमानता के कारण ही है। अब समस्याएं क्या है, जैसे न्यायिक प्रक्रिया में काफी ज्यादा देरी होती है, विवाद काफी लंबे समय तक चलते हैं, कोर्ट के अंदर केस भी जाता है तो बहुत लंबे समय तक चलता रहता है। राज्य हस्तक्षेप की बात करते हैं, राज्य हस्तक्षेप की बात करते हैं तो हम इसके अंदर क्या देखते हैं, राज्य का जो हस्तक्षेप है, सरकार जो है वो कई बार, जैसे केंद्र सरकार, एक ए राज्य है दूसरा बी राज्य है, दोनों राज्यों में जल के, जैसे बिहार है एक तरफ यूपी है, दोनों से गंगा नदी जाती है। बिहार के अंदर मान लेते हैं पल के लिए कि भाई गवर्नमेंट किसकी नहीं है, बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं, लेकिन यूपी में है, तो जब केंद्र सरकार इसमें फेवर करेगी तो हमको कई बार लगेगा कि भाई यूपी का फेवर कर रही है, वो बिहार का फेवर नहीं कर रही। इसके अलावा निर्णयों का कमजोर क्रियान्वयन, कई बार जो मुद्दे होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्लोली काम करते हैं और बहुत धीमे काम करते हैं। निष्कर्ष के तौर पे संवैधानिक तंत्र को कहें तो मजबूत, संवैधानिक तंत्र ने क्या कर रखा है, विवाद को निपटाने के लिए पहले से प्रावधान कर रखे हैं। हमारा संवैधानिक तंत्र मजबूत है, ये इस चीज़ को दर्शाता है और इससे ये भी शो होता है कि भाई जो हमारा संवाद है वो आपस में किस तरीके से सहयोग भी करता है और उनके बीच में कई बार विवाद भी उत्पन्न हो जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारत में राज्य की राजनीति पर वैश्वीकरण के प्रभाव बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, भारत के राज्य की राजनीति पर, यानी भारत के ऊपर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव है। भारत की राजनीति पर अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा प्रभाव है। भारत के राज्य, राज्य का मतलब होता है सरकार, सरकार की जो भूमिका है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। सरकार की आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर भूमिका जो है वो बदल गई है पहले से। जैसे
इसके अलावा प्रतिस्पर्धात्मक संवाद, राज्य निवेश आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। देखो कई बार क्या हुआ है, राज्यों के बीच में कंपटीशन बढ़ गया, एक ए राज्य है, दूसरा कोई बी राज्य है, उनके बीच में कंपटीशन बढ़ गया है और इसकी वजह से कोई कंट्री उनके में इन्वेस्टमेंट कर दे, कोई दूसरी कंट्री उसमें इन्वेस्टमेंट कर दे, तो इसकी वजह से जैसे कोई शहरी क्षेत्र, जैसे फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, मोटर सिटीज जो है हमारी, जैसे चेन्नई हो गई, अगर मुंबई हो गई, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट, जैसे हरियाणा हो गया, दिल्ली के आसपास हो गया, या यूपी हो गया, तो यहाँ पर तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अगर वहीं बात करें छत्तीसगढ़ की बात करें, या फिर अगर हम बात करें उसकी उड़ीसा की बात करें, तो वहाँ पर कम हमको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या है कि वहाँ पर राज्य निवेशकों को आकर्षित नहीं कर पा रहा है। इससे विकास की गति जो है, देखो बाहरी कंपनी आने से विकास की गति बढ़ी तो है, लेकिन जिन राज्यों में केवल इन्वेस्टमेंट हुआ है, उन राज्यों के अंदर असमानता भी बढ़ गई है। वो थोड़े से अमीर हो गए और जो बाकी लोग हैं वो थोड़े से क्या रह गए, पीछे रह गए। आर्थिक विकास, उद्योगों का विस्तार हुआ है, रोजगार के नए अवसर प्रदान हुए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इसके अलावा आपका नीति नवाचार, राज्य ने अपनी जरूरतों के अनुसार नई नई नीतियां बनाई है, जैसे सेज हो गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, है ना। इसके अलावा स्टार्टअप की नीतियां अलग अलग राज्यों ने अपनी अपनी तरफ से बना दी है, टूरिज्म की नीतियां बना दी है, ये भी याद रखना है। इसके कई सारे नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं, जैसे क्षेत्रीय असमानता हो गई, विकसित राज्य आगे बढ़ते जा रहे हैं और जो पिछड़े राज्य है वो पीछे ही होते जा रहे हैं। कॉर्पोरेट का प्रभाव, बड़ी बड़ी कंपनियों की नीतियों का प्रभाव राज्य के ऊपर है। सरकार ऐसी नीतियां बनाती है कि उनकी उनके उनके फायदे को, फेवर को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अगर उनके फेवर को ध्यान नहीं रखेंगे तो वो कंपनियां छोड़कर, देश छोड़ के जाने की धमकी देती है। इससे बहुत सारे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ने की उम्मीद हो सकती है। इसके अलावा सामाजिक समस्या हो सकती है, जैसे विस्थापन और पर्यावरण नुकसान। जैसे एक ही जगह पर अगर कंपनियां ज़्यादा लगेगी तो पर्यावरण वहाँ पर नुकसान पहुंचेगा, पेड़ों को काटा जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग रोजगार के सिलसिले में कंपनियों की वजह से शहरों में आ रहे हैं, तो शहरों में प्रदूषण वगैरह बढ़ रहा है, तो सामाजिक समस्याएं भी हो रही है। राजनीतिक प्रभाव में अगर हम देखें तो क्षेत्रीय दल मजबूत हो रहे हैं और स्थानीय मुद्दों को ज़्यादा महत्व नहीं मिल रहा है, ये भी आपको याद रखना है। निष्कर्ष के तौर पर वैश्वीकरण ने राज्य की राजनीति को गतिशील बना दिया है, राज्य को मजबूत बना दिया है, राज्य को विकसित बना दिया है, राज्य के अंदर आर्थिक स्थिति को अच्छा कर दिया है, लेकिन इसने कहीं पर देश के अंदर असंतुलन का भी कार्य काम किया है। कई राज्य जो काफी आगे बढ़ गए हैं, कई राज्य जो है अभी भी अपनी स्थिति पर पीछे ही बरकरार बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में मतदान व्यवहार को निर्धारण करने में जाति की भूमिका बतानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार आता है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही थे। मतदान व्यवहार को निर्धारण करने में जाति की भूमिका क्या है? मतदान व्यवहार का मतलब जो इलेक्ट्रल सिस्टम है, जो चुनाव जब होता है तो उस समय सबसे पहली बात करें तो अगर हम जाति की बात करें तो भारतीय लोकतंत्र में अगर हम देखें तो जाति जो एक महत्वपूर्ण सामाजिक कारण है, क्योंकि बहुत सी राजनीतिक पार्टियां जो है वो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखती है कि किस क्षेत्र में कौन सी जाति के ज्यादा लोग रहते हैं, वो उसी उम्मीदवार को चुनावी टिकट देती है जो वहां पर बहुसंख्यक है, क्योंकि उसके जीतने की उम्मीद बढ़ जाती है। क्योंकि भारत में आज भी चुनाव कहीं ना कहीं अपनी जाति, धर्म या फिर भाषाई लोग या फिर अपने समाज के लोगों को ध्यान में रखकर दिया जाता है। तो ये मतदान व्यवहार को इस तरीके से प्रभावित करता है, आप लोगों को याद रखना है। जैसे सबसे पहली बात क्या है, इसमें पहचान आधारित मतदान, लोग अपनी जाति के उम्मीदवार को प्राथमिकता देते हैं, जैसे कि बताया। इसे जाति ध्रुवीकरण कहते हैं। इससे क्या होता है कि कुछ जाति के लोग जो हैं वही हमेशा अपने आप को राजनीति में बनाए रखते हैं। दूसरा, जातिगत गठबंधन, जैसा कि बिहार में देखने को मिलता है। राजनीतिक दल अलग अलग होते हैं, उनमें अलग अलग जाति के लोग शामिल होते हैं, तो वो अलग अलग राजनीति के लोग क्या करते हैं, सत्ता पाने के लिए एक बार अपना गठबंधन बना लेते हैं। तो यही लिखा है, राजनीतिक दल अलग अलग जातियों का गठबंधन बना देती है। और उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? इनका मेन उद्देश्य है कि ताकि वो क्या कर सके, चुनाव को जीत सके, चुनाव को विजयी बना सके। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। अगला आपका प्रतिनिधित्व की भावना। किसकी भावना? प्रतिनिधित्व की भावना। लोग चाहते हैं कि उनकी जाति जो है उसका व्यक्ति ही सत्ता में आए, इसीलिए लोगों को प्रतिनिधित्व की भावना है। वो चाहते हैं कि उनकी जाति का ही हमेशा लोग व्यक्ति जीते। चुनाव व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। विकास का प्रभाव, अब लोग जो है, जब से लोग थोड़े से शिक्षित होने लगे हैं तो लोग क्या है, विकास को भी महत्व देने लगे हैं। वो लोग देखने लगे हैं कि भाई कौन सा उम्मीदवार या कौन सी राजनीतिक पार्टी हमारे लिए बेहतर काम करेगी, ये आप सभी को याद रखना है। तो वो उनके लिए क्या करती है, उनको उनके हिसाब से क्या करती है, चुनाव में टिकट देती है। इसके अलावा युवा मतदाता आधारित चुनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है और शहर में जातियों का प्रभाव जो है वो काफी ज्यादा शहरों में जाति का प्रभाव कम हो चुका है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो क्या कर रहे हैं, आजकल नीतियों को भी समर्थन दे रहे हैं। किसको? नीतियों को भी क्या कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर रहे हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो शॉर्ट नोट का है। इसमें आपको टिप्पणी करनी है, इसमें आपको विकास विरोधी आंदोलन के बारे में बताना है। सबसे पहली बात तो विकास विरोधी आंदोलन कौन कौन से हैं, जिसे हम एंटी डेवलपमेंट मूवमेंट कहते हैं। विकास विरोधी आंदोलन ऐसे सामाजिक आंदोलन होते हैं जो बड़े विकास परियोजना के खिलाफ होते हैं, जैसे बांध बनाना खनन के काम के लिए या बड़ी बड़ी औद्योगिक परियोजना उसके खिलाफ होता है, वो विकास विरोधी आंदोलन कहलाते हैं। इसका मेन पक्ष क्या है, क्योंकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, लोगों की संस्कृति को प्रभावित करता है, बड़े पैमाने पे लोगों को विस्थापित करता है, और इसकी वजह से लोग क्या करते हैं, इसके सकारात्मक पहलुओं को कमजोर मानकर नकारात्मक पहलुओं को ज्यादा तवज्जो देते हुए इसको क्या करते हैं, विरोध करते हैं। इसके इसके अंदर हम क्या देखते हैं, बड़े पैमाने पर क्या होता है, पर्यावरण विस्थापन होता है। बड़ी परियोजनाओं के कारण स्थानीय लोगों को अपनी भूमि छोड़नी पड़ती है, उनकी संस्कृति, उनका रीति रिवाज, उनका रहन सहन, वो सब प्रभावित होता है। इसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, विस्थापन की वजह से, पुनरावास की वजह से वो क्या करते हैं, असंतोष लोगों में बढ़ जाता है और वो विकास के खिलाफ आंदोलन करते हैं। दूसरा, हम पर्यावरण की क्षति देखते हैं, जंगलों की कटाई की वजह से, जल प्रदूषण की वजह से, या फिर जो जैव विविधता है उसका नुकसान होता है, इसकी वजह से भी बहुत से लोग क्या करते हैं, पर्यावरण का विरोध करते हैं। इसमें स्थानीय लोग का जीवन यापन बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, ये भी आजीविका का संकट हो जाता है। कई बार आदिवासियों को, ग्रामीण समुदाय को अपने पारंपरिक आजीविका खोने का डर होता है, इसीलिए वो लोग भी क्या करते हैं, पर्यावरण का आंदोलन करते हैं। इसके अलावा असमान विकास है, विकास का लाभ कुछ लोगों को ज्यादा मिलता है, कुछ लोगों को कम मिलता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, विकास के खिलाफ जो नीतियां होती है उसका ये समर्थन नहीं करते। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप सभी का बन जाता है, जैसे उदाहरण के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन, पॉस्को परियोजना है, ये भी आप सभी को याद रखना है। एक तो पॉक्सो एक्ट अलग है, वो अलग है, ये अलग है। महत्व की बात करें तो सरकार को जवाबदेही बनाते हैं, पर्यावरण की रक्षा को महत्व बढ़ाए, समावेशी की मांग बढ़ी है, लोगों की भाषा वगैरह की डिमांड बढ़ी है। ये आंदोलन विकास विरोधी नहीं बल्कि न्याय संगत समावेशी माने जाते हैं, क्योंकि लोग जो है इसको ज्यादा महत्व देते हैं। अगला है अंतरराज्यीय क्षेत्रीय विवाद। अभी हमने इसके बारे में बात करी थी, भारत में कई राज्यों के बीच में विवाद है, भाषाओं के लेकर विवाद है, इसके अलावा जंगलों को लेकर, नदियों को लेकर विवाद है ना। याद रखना है कि कई जगहों पर सीमाएं भाषा के आधार पर तय हुई है, परंतु राज्य का पुनर्गठन ठीक ढंग से नहीं हुआ है वहां पर, इसकी वजह से वहां पर आज भी विरोध हुआ है। कई जगहों पर ऐतिहासिक कारण है, औपनिवेशिक काल में प्रशासनिक सीमा, जैसे मिजोरम की बात करें तो मिजोरम का क्या कहना है, मिजोरम का कहना है कि हम कभी पार्टी नहीं थे इंडिया के, हमें जबरदस्ती इंडिया के अंदर घुसा लिया गया है, इसकी वजह से वो उनका असंतोष है और वो बाहर होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर को देख लो, कई क्षेत्र में कुछ खास किस्म के संसाधन पाए जाते हैं, खनिज है, जल है या आर्थिक संसाधन है, इसीलिए वो चाहते हैं कि उनको बाकी क्षेत्रों से क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, विरोध कर रहे हैं, अंतर राज्य विवाद चल रहा है। इसके अलावा राज्य सरकारें जो है कई बार कुछ खास एक तबके के लिए ज्यादा काम कर रही है, दूसरे तबके के लिए नहीं कर रही। इसके लिए उदाहरण आया है, महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच में सीमा विवाद है, इसके अलावा मिजोरम और असम के बीच में सीमा विवाद है। इसकी वजह से क्या हुआ है, इन विवादों की वजह से कानून व्यवस्था को लागू करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, क्षेत्रीय तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है, और विकास के कार्य में हमने क्या देखा है, बहुत ज्यादा बाधा देखने को मिली है। ये आपको ये भी क्लियर होगा। अब इसका उपाय क्या है, इसका उपाय क्या है कि भाई सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर हस्तक्षेप करती है, बातचीत करके, समझौता करके, या दोनों का यूज करके, दोनों को ही महत्व देकर। इसके अलावा केंद्र सरकार या फिर अपने अधीन में उस क्षेत्र को रख लेती है, इससे उनके बीच में विवाद नहीं उत्पन्न होता। आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रीय असमानता के लिए उत्तरदायी कारण कौन कौन से हैं। तो क्षेत्रीय असमानता क्या है, यही पॉइंट आप लिख सकते हो आप पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर। ऐतिहासिक कारण कह सकते हैं, औपनिवेशिक काल से ही कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो बहुत ज्यादा विकसित हो गए, कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो विकसित नहीं हुए, जिसकी वजह से जो बंदरगाह वाले क्षेत्र हैं, जो शहरी क्षेत्र हैं, जो बाजार वाले क्षेत्र हैं, वहां पर बहुत ज्यादा विकास अधिक देखने को मिला है, परंतु ऐसे क्षेत्र है जहां पर हमको असमानता देखने को मिली है। आई होप आपको क्लियर होगा। इसके अलावा भौगोलिक कारण भी देखने को मिला है, प्राकृतिक संसाधनों और भौगोलिक क्षेत्रों में अंतर, जैसे कई क्षेत्र, जैसे राजस्थान जैसे इलाके, वहां पर प्राकृतिक संसाधन थोड़े से कम है, तो वहां पर विकास कम देखने को मिलता है ना, इसकी वजह से सरकार उस तरफ ध्यान नहीं देती है, इसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, क्षेत्रीय असमानता में देखने को मिलती है। आर्थिक नीतियों में भी कई जगह असंतुलन, जैसे झारखंड है, झारखंड में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, उड़ीसा में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, परंतु वहां पर अच्छी तरीके से आर्थिक नीतियों का निर्धारण नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वहां पर उद्योग भी स्थापित हुए हैं, परंतु उसका लाभ ज्यादातर अमीर लोगों को या बाहरी लोगों को हुआ है। वहां के लोग जो है आज भी क्या है, केवल रोजगार के लिए या फिर अपनी जीविका को चलाने के लिए काफी ज्यादा प्रभावित हुए। पिछले राज्यों के बीच में जो अंतर है वो काफी ज्यादा क्या हो चुका है, बढ़ चुका है।
बुनियादी ढांचों में क्या हो चुकी है, कमी हो चुकी है। बुनियादी ढांचों में क्या हो चुकी है, कमी। जैसे परिवहन है, शिक्षा है और स्वास्थ्य सुविधाओं का हमें कई बार हमें क्या देखने को मिलता है, अभाव देखने को मिलता है। कई राज्यों में जो बेसिक सुविधाएं हैं वो भी पूरी नहीं है, जिसकी वजह से। इसके अलावा राजनीतिक नेतृत्व नहीं हो पाया, वहाँ पर अच्छे नेतृत्व नहीं है। तो बिहार की बात कर लेते हैं, वहाँ पर अच्छे नेतृत्व के नेता नहीं आए, जिसकी वजह से वहाँ पर अधिक विकास नहीं हो पाया और वहाँ की जो विकास की गति जो है वो धीमी रही है या वो पीछे रह जाए। परिणाम क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रवास हुआ है, उन क्षेत्रों के लोग छोड़ छोड़ के नए नए क्षेत्रों में हुआ है, जाने लगे। क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हुआ है, अलग राज्य की मांग होने लगी है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। तो ये सारे के सारे पॉइंट इसमें आप कवर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भू सुधार का प्रभाव की व्याख्या कीजिए जिसके कारण भारत की कृषि में परिवर्तन हुआ है। भारत के अंदर भू सुधार के उद्देश्यों की बात करें, वो क्यों किए गए थे, ताकि कृषि की वजह से समानता लाई जा सके और किसानों को क्या दिया जा सके, अधिकार दिया जा सके। किसानों को क्या किया जा सके, अधिकार दिया सके। जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उन लोगों को जमीन मिल सके। तो जमींदारी प्रथा को उन्मूलन करने के लिए भू सुधार कार्यक्रम, यानी जो बिचौलिए थे, जिनके पास ही ज़्यादातर संसाधन थे, जिन्होंने ही सारे के सारे संसाधनों पर अपना नियंत्रण जमा कर लिया था, इनको बीच से हटाना था और भूमि किसानों के बीच में बांटना था, ताकि जो किसान है उनके शोषण में कमी आ सके। दूसरा, भूमि का सीमांकन करना था। एक एक जमींदार के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, तो वो सरकार के पास भी उसका सरकारी डेटा नहीं था। इसके लिए अधिक भूमि रखने वालों के पास में भूमि तय कर दी गई, भाई इससे एक लिमिट से ज़्यादा आपके पास अगर संपत्ति है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। इसके अलावा बटाईदार, जो ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, उन लोगों को भी ज़मीन मिल सके, इसके लिए किराएदारों को या किराएदार किसानों को भी सुरक्षा दी गई, जो किसान एक तरीके से किराए के रूप में उस जगह पर काम करते हैं। इसका प्रभाव क्या हुआ, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, क्योंकि किसानों के पास भी जमीन आ गई, अपनी जमीन पर वो रात दिन एक करके मेहनत करके काम करने लगे, तो इससे उत्पादन को भी बढ़ोतरी मिली। सामाजिक संतुलन बना, कुछ ही लोगों का जो समाज में पूरी तरीके से नियंत्रण था, जमींदारों का, उनका प्रभाव धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। जो ग्रामीण जगह पर शक्ति संतुलन होगी और असमानता जो थी उसमें थोड़ी बहुत कमी आई, कुछ राज्यों में समानता बढ़ी और कुछ लोगों को अपनी स्थिति को सुधारने का अवसर भी मिला। इसके अलावा कई राज्यों में कमजोर क्रियान्वयन, यानी राज्य जो है वो थोड़े से कमजोर हमें होते हुए दिखे। इसके अलावा राजनीतिक विरोध हमको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है और भूमि वितरण कैसा रह गया, हमारा थोड़ा सा अधूरा रह गया, ये भी आपको याद रखना है। निष्कर्ष के तौर पे हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई ये हमारे लिए फायदेमंद रहा। एक पक्ष जमींदारों के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक रहा, परंतु अधिकतर गरीब लोगों के लिए क्या रहा, फायदेमंद रहा। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, श्रमिक वर्ग पर निजीकरण का प्रभाव। निजीकरण एक तरीके से वैश्वीकरण का प्रभाव होता है, प्राइवेटाइजेशन। तो श्रमिक वर्ग पे अच्छा प्रभाव भी पड़ा है और बुरा प्रभाव ज़्यादा पड़ा है। निजीकरण का अर्थ है कि सरकारी क्षेत्र के उद्योग को निजी हाथों में सौंप देना, यानी प्राइवेट हो जाना। अब प्राइवेट लोग, तो आपको पता है प्राइवेट में कैसे हालत रहती है। तो श्रमिक वर्ग पर गहरा प्रभाव डाला है। सकारात्मक प्रभाव ये पड़ा है कि नए नए रोजगार के अवसर मिले, इससे नए नए उद्योग स्थापित हुए, जैसे भारी कंपनियां हमारे देश में आने लगी है, तो रोजगार के विकल्प बढ़ गए। दक्षता और उत्पादन, यानी सब लोगों का काम सेट हो गया है कि भाई किसको क्या काम करना है, इससे बेहतर प्रदर्शन हुआ है और साथ ही साथ में जो श्रम विभाजन है वो भी हमको देखने को मिला है। नकारात्मक पॉइंट की बात करें तो नौकरी में असुरक्षा, कंपनी जब चाहे तब किसी को रखती है, जब किसी को निकाल देती है। सस्ते श्रमिकों को ज़्यादातर तलाश करती है, श्रमिकों का बहुत ज़्यादा शोषण होता है, कम वेतन में अधिक काम कराने को देखने को मिलता है उन सभी को, ये भी आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा सामाजिक प्रभाव, आपका सामाजिक प्रभाव में क्या है कि समाज में असंतोष बढ़ गया है, असंगठित जो क्षेत्र हैं उसमें ज़्यादातर हमको क्या देखने को मिली है, वृद्धि मिली है, ये भी आप सभी को याद रखना है। और निष्कर्ष के तौर पर देखें तो निजीकरण ने सामाजिक वर्ग में अवसर, जो श्रमिक वर्ग है उसको थोड़े बहुत अवसर मिले हैं, तो उसकी असुरक्षा भी बढ़ा दी है। तो अच्छी और बुरी बातें, दोनों बातें यहाँ पर आप थोड़ा सा निष्कर्ष के रूप में कह सकते हो, तीन बातें कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, भाई भारत में दलित और ओबीसी सामाजिक आर्थिक स्थिति की, इनकी जो स्थिति है इनके बारे में बताना है। भाई इनको भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वर्तमान समय में जब से शिक्षा का प्रसार हुआ है तब से इनकी स्थिति में, शिक्षा के वजह से इनकी स्थिति में क्या हुआ है, सुधार हुआ है। लेकिन उच्च स्तर पर जो शिक्षा का जो स्तर है वो क्या हो चुका है, वो थोड़ा सा बेहतर हो गया। इनको भी शासन में या फिर और जगहों पर
रोजगार के क्षेत्रों में इनका कार्य क्षेत्र बदल चुका है। पहले क्या था, जन्मजात आधार पर इनको कार्य विभाजन हुआ पड़ा था, लेकिन अब हमको क्या देखने को मिलता है, सरकारी नौकरियों में जब से आरक्षण मिला है या फिर अन्य क्षेत्रों में इनको शिक्षा के क्षेत्रों में जब आरक्षण मिला है तो इनकी प्रतिनिधित्व की जो भूमिका कम थी उसमें भी वृद्धि हुई है। सामाजिक हैसियत या स्थिति सुधरी है, भेदभाव में कमी आई है, स्कूलों में, अस्पताल में, रोजगार के क्षेत्रों में आप देख सकते हो आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई है, संसाधनों तक पहुंच हो चुका है। सरकारी नीतियां इनके लिए कई सारी चली है, जैसे आरक्षण की नीति, छात्रवृत्ति की योजना है, समाज में समन्वय स्थापित करने की बात है। चुनौतियों की बात करें तो सामाजिक भेदभाव में कमी आई है, शिक्षा और स्वास्थ्य में, और साथ ही साथ में असमानता, इसके बारे में बात करें। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगला लास्ट क्वेश्चन आप सभी का टिप्पणी का बच जाता है। इसमें आपको भाषाई अल्पसंख्यक की विशेषता बतानी है, जो भाषा के बोलने में जो कम संख्या में लोग हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं, उनकी क्या क्या खासियत है। सबसे पहले भाषाई पहचान, ये लोग क्या है, अपनी अलग भाषा और समूह संस्कृति को बनाए रखने में चाहते हैं। अनुच्छेद 29 और 30 के तहत उन लोगों को अधिकार दिया गया है, जो लोग अल्पसंख्यक है अपनी शिक्षा और संस्कृति को बनाए रखना चाहते हैं, बनाए रख सकते हैं। शैक्षणिक अधिकार है, अपनी भाषा में शिक्षा संस्थान स्थापित करने की अधिकार दिए गए हैं। चुनौती की बात करें तो जहाँ पर कई सारी संस्कृतियाँ हैं वहाँ पर ये एक चुनौती का काम हो जाता है इनके लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। इसके अलावा ये भेदभाव को भी बढ़ावा देने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला है गठबंधन की राजनीति के युग के दौरान स्वायत्त आंदोलन के बारे में बताइए। भाई कई सारे आंदोलन जैसे क्षेत्रीय दल हैं, उनके कई सारे उदय हुए हैं, क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ है। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां वो आंदोलन की वजह से हुई है। क्यों? क्योंकि जब गठबंधन की राजनीति शुरू हुई तो बहुत सारी राजनीतिक पार्टी क्या कर रही थी, एक ही लोगों को सपोर्ट कर रही थी। तो ऐसे में छोटे छोटे राजनीतिक दल उभरे, जैसे आम आदमी पार्टी रही है और भी बहुत सारी पार्टियां रही। इन राजनीतिक पार्टियों ने चुनावों में क्या किया, चुनाव लड़ा और इनको कई बार सफलता भी मिली। तो इन्होंने अपने क्षेत्रों में अपने राज्यों के लिए स्वायत्त की मांग करी है, अधिक अधिकारों की मांग करी है, संसाधनों की। पूर्वोत्तर के राज्य में इनको सुरक्षा मिली। वे राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो संघवाद मजबूत हुआ है, जहाँ पर केंद्र सरकार ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रही, छोटे छोटे राजनीतिक पार्टियों ने अपनी भूमिका बढ़ाई है। इससे अधिक जो है विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिला है, जनता में सहयोग की भावना को बढ़ावा मिला है। इसके अलावा भारतीय संघवाद जो है वो भी इसमें वृद्धि हुआ है। आई होप आपको क्लियर होगा। मिलते हैं बाकी अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।